हेलो बच्चों, उम्मीद आप फिट फाट होंगे और अपने क्लास 12 बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्योंकि आपको जैसा पता है कि अब बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेपर आता है वो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होता है, यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, केवल मगअप करके आप नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। और यही नहीं, जो आने वाले फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है जो आप शायद देंगे, जिसमें जेई हो सकता है, नीट एग्जामिनेशन हो सकते हैं या सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, वहां भी आपके कॉन्सेप्ट की ही परख होने वाली है। तो इट इज बेटर फॉर यू, इट इज गुड फॉर यू कि आप डिटेल्ड वीडियो देखें जहां पर आपके कॉन्सेप्ट बने और आप अपने कैरियर को बहुत अच्छा रूप दे पाएं। इसी कड़ी में आपको सपोर्ट करने के लिए मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज लेके आया हूं। हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का, जिसका पार्ट नंबर 5 यानी ट्रांसफॉर्मर्स की आज डिस्कशन करेंगे पूरी, कि ट्रांसफॉर्मर क्यों चाहिए, कैसे काम करता है, क्या कंस्ट्रक्शन है, न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग। तो हम ट्रांसफार्मर की बात करने वाले हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स में आपके कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से आसान शब्दों में, आसान भाषा में क्लियर हो जाएं, वीडियो देखने के बाद आपके न्यूमेरिकल निकलने लग जाएं, तो झट से आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिससे आप देखकर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे आप सीक्वेंस में जब फिजिक्स को पढ़ते हैं ना, तो बहुत ट्रेमेंडस बेनिफिट आपको होता है, चीजें आसान लगने लगती हैं। तो चलिए आज की बात शुरू कर लेते हैं हम लोग। अल्टरनेटिंग करंट क्लास 12 बोर्ड्स के लिए डिटेल्ड वीडियो की सीरीज है। हम लोग ऑलरेडी 4 पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 5 ट्रांसफॉर्मर्स, यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड एवरीथिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स करने वाले हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो आप यहां पढ़ा रहे हैं उसका अगर उनको पीडीएफ मिल जाए तो पढ़ाई और आसान हो जाएगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके ज्वाइन करें। वहां पर पीडीएफ अपलोड हो जाती है और आप उसका फायदा अपनी पढ़ाई में ले सकते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बेटा अरविंद एकेडमी ऐप है। इस ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं जहां पर आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। कोई डेरिवेशन है तो उसमें ऐसा क्यों किया गया है, कोई न्यूमेरिकल है तो वैसा ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात आप क्लियर कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को रियली में एक स्टेप अहेड ले जा सकते हैं। इसी को देखते हुए द्रोणा बैच हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, द्रोणा फिजिक्स, द्रोणा मैथमेटिक्स। और इन बैचेस के अंदर ये तो आपको मिलेगा ही कि डाउट क्लियर कर पाए आप। साथ में हर चैप्टर पर 2 डेडिकेटेड वीडियोस और करते हैं, पूरा सरल भाषा में पूरा आपको चैप्टर पढ़ाना, डेरिवेशन कराना, न्यूमेरिकल कराना, वो तो होता ही है। साथ में 2 लेक्चर और, एक होता है एनसीईआरटी कॉर्नर जहां एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, और एक लेक्चर होता है पीवाईक्यूज कॉर्नर जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाता हूं। तो इन टोटो आप सारी चीज कर लेते हैं जो आपको चाहिए, और पूरे साल के लिए आपकी फीस केवल 999 है, 80 से 85 रुपए महीना। तो बहुत इकोनॉमिकल है, जिससे गांव के बच्चे भी शामिल हो सके और मेरे साथ पढ़ाई कर सकें। अगर आपको लगता है तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाकर इनरोल हो जाएं द्रोणा बैच के अंदर और पढ़ाई को धुआंधार आगे बढ़ाएं। आ जाते हैं आज के टॉपिक पर बेटा, जिसके लिए वीडियो बन रहा है। पहली बात हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता हमारे लिए क्या है। देखिए, एक छोटी सी आवश्यकता बताऊं कि मान लीजिए मेरे घर में सप्लाई और आपके घर में सप्लाई 220 वोल्ट की आ रही है। मान लेते हैं 220 230 वोल्ट की आ रही है। अब आपने कंप्यूटर खरीदा जिसको चलना है मान लीजिए 50 वोल्ट के ऊपर, एग्जाम्पल दे रहा हूं हाइपोथेटिकल। तो 220 वोल्ट की सप्लाई किसके बाद 50 वोल्ट की सप्लाई कैसे देंगे आप अपने कंप्यूटर को, या कोई और लैपटॉप को, या कोई और डिवाइस यूज कर रहे हैं जहां वोल्टेज आपको कुछ और चाहिए। वॉशिंग मशीन हो गई, कोई भी चीज हो गई, मतलब अगर उसका वोल्टेज डिफर है, 50 वोल्ट चाहिए, 25 वोल्ट चाहिए, 100 वोल्ट चाहिए, 150 वोल्ट चाहिए, तो वो आप कैसे देंगे? वो आप देते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। ज्यादा वोल्टेज को आप कम कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से, जिस अप्लायंस को जितना चाहिए। और यही नहीं, कम वोल्टेज को ज्यादा भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर की मदद से। कि किसी को मान लीजिए 400 वोल्ट चाहिए चलने के लिए, एग्जाम्पल कोई अप्लायंस, तो 220 वोल्ट आ रहा है तो 400 वोल्ट कैसे दें? तो आप ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, वो 400 वोल्ट भी प्रोवाइड कर देगा। दोनों के लिए अलग अलग नाम रहते हैं ट्रांसफार्मर के लिए। जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं, कम से ज्यादा करते हैं, वो स्टेप अप कहलाते हैं। जो ज्यादा से कम करते हैं वो स्टेप डाउन कहलाते हैं।
बहुत ही सिंपल बात है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ट्रांसफार्मर बहुत ही कमाल की चीज है। और जानते हैं ये एसी करंट का एक ट्रेमेंडस प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप ट्रांसफार्मर को यूज कर पाए, डीसी करंट होती तो नहीं कर पाते ये। तो ये पॉइंट भी एसी करंट के फेवर में जाता है कि एसी करंट से हम वोल्टेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। डीसी करंट में पॉसिबिलिटी नहीं थी, ट्रांसफार्मर डीसी में काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता ये भी देखेंगे, क्योंकि इसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी सारी बात देखने वाले हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर है तो बड़ी काम की चीज। तो देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ये इलेक्ट्रिकल एक डिवाइस है। A transformer is an electrical device for converting and alternating current and voltage at low voltage into that at high voltage और vice versa। ये करंट को भी चेंज करता है बेटा और वोल्टेज को भी चेंज करता है, क्योंकि पावर वीआई होती है ना, जब वोल्टेज कम ज्यादा करोगे तो करंट भी कम ज्यादा हो जाएगी सेम पावर के लिए। तो ये करंट और वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकता है। अगर कम से ज्यादा वोल्टेज कर रहे हैं तो उसका नाम है स्टेप अप वोल्टेज, और अगर ज्यादा से कम आप वोल्टेज को कर रहे हैं तो स्टेप डाउन। ज्यादा से कम करने का मतलब इनपुट वोल्टेज ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो स्टेप डाउन। जैसे 220 वोल्ट घर में आ रही है, आपको 50 वोल्ट चाहिए, तो आपको घटानी होगी ना, स्टेप डाउन कर दीजिए। तो ये ट्रांसफार्मर क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो वोल्टेज और करंट को घटाता बढ़ाता है या चेंज कर सकता है। स्टेप डाउन स्टेप अप आप सीख ही चुके हैं। अब बात करते हैं ना ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो कीवर्ड क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पर देखिए लिखा है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये म्यूचुअल, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है। दो कॉइल रहेंगी हमेशा, तभी म्यूचुअल की बात खड़ी होती है, सिंगल में तो होती नहीं। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करेगा। दैट इज व्हेन चेंजिंग करंट इज पास थ्रू वन ऑफ द टू इंडक्टिवली कपल्ड कॉइल्स। आपको जैसे पढ़ा था, इसकी चर्चा करेंगे। मान लीजिए एक कॉइल इधर है, एक कॉइल इधर है, तो एक में मान लीजिए आपने करंट, वेरिंग करंट भेजी, तो इसमें आपका फ्लक्स बदलेगा। बाजू में ये लिंक्ड है तो इसमें भी फ्लक्स बदलेगा। इस वजह से इसके अंदर भी आपका वोल्टेज और करंट, इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स में चेंज हो रहा है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। और इस रिलेशनशिप को हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन को निकालेंगे। और ये एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100%। अब चल लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ना। एक एक बात हम लोग समझेंगे। तो यहां पर देखिए ट्रांसफार्मर का एक फोटो डायग्राम आपके सामने है, और यहां बात की जाती है कि ये दो कॉइल होते हैं। एक देखिए इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। इस वाले को प्राइमरी किसे बोलोगे? जहां पर एनर्जी सप्लाई करोगे, एनर्जी दोगे ट्रांसफार्मर को, और जहां से लोगे बेटा वो सेकेंडरी है। बात समझ आए? एनर्जी जहां से दोगे प्राइमरी, वोल्टेज लगाओगे जहां पर प्राइमरी, और जहां से लोगे, लेने का मतलब लोड लगाओगे, पंखा चलाओगे, बिजली जलाओगे, जो भी करोगे, वो क्या हो गया? सेकेंडरी कॉइल। तो दो कॉइल होती है आपस में, और इन दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ टर्न से ही आप स्टेप अप स्टेप डाउन बनाते हैं। अगर स्टेप अप करना है, वोल्टेज बढ़ाना है, तो सेकेंडरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर देते हैं। अगर हमें स्टेप डाउन करना है तो प्राइमरी में ज्यादा करेंगे, सेकेंडरी में कम करेंगे। अब ये सीख लेंगे हम लोग, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर हमें स्टेप अप करना है, बढ़ाना है, तो सेकेंडरी में ज्यादा, स्टेप डाउन करना है तो प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में कम। बात खत्म, है ना। तो यही बात देखिए ए ट्रांसफार्मर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, क्योंकि दो कॉइल तो चाहिए, म्यूचुअल इंडक्शन होना है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर को इसके ऊपर लपेटा है। ये क्या है? ये सॉफ्ट आयरन का कोर है, और सॉफ्ट आयरन का कोर होने के बाद भी ये ब्लॉक नहीं है, इसकी एक तरह की स्लाइसेस होती हैं, है ना। वो वार्निश में डुबो देते हैं, जिससे वो भी इंसुलेटेड हो जाती हैं। तो वार्निश में डुबोकर उसको चिपका देते हैं आपस में। लेकिन ये एक देखिए, तभी तो ये पत्तियां दिख रही हैं, देखिए पत्तियां हैं, ये ई शेप्ड की पत्तियां कभी कभी लेते हैं हम लोग, ऐसे 1 2 3 4 लाइन से। एक ब्लॉक नहीं लेते। ब्लॉक समझते हैं ना, पूरा ठोस लोहा नहीं रहता है सॉफ्ट आयरन, उसकी
पतली पतली पत्तियां होती हैं। ऐसे क्यों करते हैं? जिससे एडी करंट ज्यादा ना बने। एडी करंट्स बनेंगी तो इसका पावर लॉस काफी होगा, तो हमारे काम में से जो हमें आउटपुट मिलेगा काफी कम मिलेगा। ब्लॉक बनाने में इसलिए हम पतली पतली बनाते हैं कि एडी करंट्स को हम घटा सके। बहुत अच्छी बात। तो हैविंग डिफरेंट नंबर्स, देखिए दोनों में डिफरेंट नंबर होंगे जैसे चर्चा की थी आपके साथ, और उससे सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर रहता है। वही जो पतली स्लाइसेस मैंने बताई, पत्तियां जो लगी होती हैं ऐसे, वो लगी होती हैं। द कॉइल पी टू विच इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड इज कॉल्ड प्राइमरी, और जहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी लोगे वो है सेकेंडरी। कोई खास बात नहीं। टू प्रिवेंट एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट्स, देखिए ए लैमिनेटेड कोर इज यूज। लैमिनेटेड कोर का मतलब है वार्निशिंग कर देते हैं, वार्निश में डुबो तो अपने आप उसका लैमिनेशन हो जाता है, इंसुलेटेड हो जाता है। तो हम लोग सॉफ्ट आयरन का लेते हैं लेकिन पतली पतली स्लाइसेस लेते हैं, जैसे आप समझ पाए होंगे। तो बिकॉज ऑफ हाई परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इंटायर मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इससे सॉफ्ट आयरन से देखिए फायदा क्या है। सॉफ्ट आयरन से फायदा क्या है कि इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा वो एक तो पूरा अपने में लिए रहता है परमेबिलिटी अच्छी होने की वजह से, और वो पूरा फ्लक्स इसके थ्रू पास करा देता है। इसमें जो चेंज होगा, क्योंकि ये पूरा बना हुआ सॉफ्ट आयरन का, तो अपने में वो फ्लक्स को एक तरीके से इकट्ठा किए रहता है। उसकी कोशिश होती है बाहर ना जाए, तो जितना भी फ्लक्स उसके अंदर बन रहा है वो पास कर देगा सेम टू सेम। तो ये एडवांटेज है सॉफ्ट आयरन कोर का, ड्यू टू हाई परमेबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट आयरन। और दूसरी दिक्कत ये थी कि अगर हम ब्लॉक ले लेते तो एडी करंट ज्यादा बन जाती, तो हमने जुगाड़ क्या निकाला, उसकी पतली स्लाइसेस या पत्तियां ले ली इंसुलेटेड वार्निशिंग करके, जिससे कि हमारा एडी करंट्स कम से कम बने। और फायदा भी होता है सॉफ्ट आयरन का कि जब फ्लक्स पूरा अंदर होता है तो आजू बाजू जो कंडक्टर होते हैं उसमें ये करंट कोई डेवलप नहीं करता कि फ्लक्स बाहर जाए, वहां चेंज हो, कंडक्टर में करंट हो, पावर लॉस अपना हो जाए। तो अगर इस ट्रांसफार्मर के आजू बाजू कोई कंडक्टर भी है तो भी पावर लॉस इसका नहीं होगा। बात पकड़ पाए? 3-4 इंपॉर्टेंट बातें थी। प्राइमरी सेकेंडरी किसे कहेंगे? प्राइमरी आप समझ गए, जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, सेकेंडरी जिससे निकालेंगे। ये दो कॉइलें होती हैं, दोनों पे नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट होते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर बीच में यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हाई परमेबिलिटी होने की वजह से जो फ्लक्स उसमें बनता है वो सेकेंडरी कॉइल को लगभग पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है। और पत्तियां यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन की, पूरा ब्लॉक यूज नहीं करते, जिससे एडी करंट की वजह से पावर लॉस ना होवे। और एक एडिशनल फायदा कि ये क्योंकि सारी फ्लक्स को पकड़ के रखता है, तो आजू बाजू कोई कंडक्टर अगर पड़ा हुआ है तो उसमें भी कोई करंट जबरदस्ती इंड्यूस नहीं होगी। पूरी बात मैंने समझा दी, इतना लिख देंगे आपके एग्जामिनर साहब गिर पड़ेंगे पढ़ के ये क्या लड़का है भाई। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन की तो बात कर ही रहे हैं, एक कदम उसी में आगे बढ़ रहे हैं। दो टाइप के मेजर ट्रांसफार्मर होते हैं। जो मॉडर्न ट्रांसफार्मर है वो इस टाइप का होता है जिसे बोलते हैं कोर टाइप। ये किस टाइप का है बेटा? कोर टाइप। तो कोर टाइप में ये प्राइमरी सेकेंडरी जैसी चर्चा की थी उस तरीके से ये काम होता है। ये मॉडर्न लिखा हुआ है ये। तो इन द कोर टाइप ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर वन सेपरेट लिम्स। ये जो लिम्स होते हैं इसके, ये अलग अलग लिम्स पर ये वाउंडिंग होती है वायर की। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे, बाकी मामला वही सॉफ्ट आयरन वगैरह होता ही है इसमें। इस शेल टाइप, ये दूसरा वाला है बेटा शेल टाइप। तो शेल टाइप में क्या होता है, ये बीच वाले लिंब, एक ही लिंब के ऊपर दोनों प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल उंड किए जाते हैं। इसका भी इस्तेमाल होता है अधिकतर मॉडर्न तो इसमें है। ये जो रेडियो है, टीवी ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स, रेडियो में, इन सब में जो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं वो इस टाइप के होते हैं, शेल टाइप के। तो ये आपको अंदाजा लग गया कि पाइप ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में जनरली दो मामलात हैं, एक कोर टाइप, एक शेल टाइप। ठीक है, आगे चलते हैं और वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़ते हैं कि भाई ये वर्किंग कैसे करता है। तो यहां पर मैंने 4-6 लाइनें लिखी हैं जो आपको एग्जिस्ट देंगी, फिर हम लोग एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे शानदार तरीके से। तो साहब इसकी वर्किंग, एट द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल। यहां पर इस कॉइल में, दिस इज द प्राइमरी, पी लिखा दिख रहा है, इसमें एसी सोर्स लगाया क्योंकि हमको यही वोल्टेज लगाना है, यहीं पे एनर्जी देनी है। तो हमने इनपुट एनर्जी दी, इनपुट सोर्स लगाया, जिसमें वजह से इस कॉइल में वैरिंग करंट, एसी क्या होती है? वैरिंग करंट, बदलती हुई करंट, इसको मिलनी प्राप्त हुई,
जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हुआ बेटा, फ्लक्स चेंज होना शुरू हुआ। भाई वैरिंग करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बना, फ्लक्स होने लगा, और फ्लक्स क्योंकि आई बदल रही इसलिए फ्लक्स बदल रहा है, और यही फ्लक्स क्योंकि इससे लिंक्ड है सेकेंडरी वाले से, तो इस सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होने लगा। अब आप जानते हैं कि जब सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होने लगेगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू अगले स्लाइड में लिखी होगी, मैं अभी लिख रहा हूं। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर सेकेंडरी लिख दें तो लेंज लॉ या फैराडे लॉ दोनों को मिक्स करके बेसिस की बात की जाए तो माइनस नंबर ऑफ टर्न्स डी फाई बाई डी टी के बराबर डेवलप होगा। ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये एस का मतलब सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, एक काम यहां और हो जाता है बेटा कि जो प्राइमरी कॉइल है ना, इसमें भी तो सेल्फ इंडक्शन होगा, तो एक बैक ईएमएफ इसमें भी बन जाता है। आपने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, तो इसमें जो बैक ईएमएफ बनता है जो इसका बदलते हुए फ्लक्स का विरोध करता है, उसको हम ईपी लिख देते हैं, ईएमएफ बैक ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इन प्राइमरी कॉइल। एनपी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, एंड फ्लक्स तो भाई साहब वही है। तो ये कार्यक्रम यहां पर डेवलप होते हैं, दोनों जगह ईएमएफ बन जाता है। और यहां पर जो मामला है, ये मामला आप जान ही रहे, जितना फ्लक्स लिंकेज है उतना इसी के अंदर है। तो इफ देयर इज नो लीकेज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी, ईच टर्न ऑफ द प्राइमरी विल बी इक्वल टू द लिंक्ड विद द सेकेंडरी। अब ये जो मामला हमने निकाला है, या आगे हम जो थ्योरी की बात करेंगे, जो फॉर्मूला निकालेंगे, उसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर में कुछ एजम्पशंस मानते हैं। वो 3 एजम्पशन है, तो वो चीज दिमाग में रखिए, तभी ये फॉर्मूले वैलिड होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि वो 3 एजम्पशंस हमारे क्या हैं। जब हम उन एजम्पशन को लेके चलेंगे तब हम सेकेंडरी का वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज और प्राइमरी के वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स में रिलेशन डेवलप कर पाएंगे, यानी ये फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो इस फॉर्मूले को निकालने के लिए हमने ट्रांसफार्मर में 3 एजम्पशन माने हैं। आप ध्यान रखिएगा, बिना एजम्पशन बात की जाएगी तो आप चूक जाएंगे कॉन्सेप्ट बनाने में। ठीक, तो एजम्पशंस क्या थे इसमें कि 3 एजम्पशंस जो इनके बीच रिलेशन बनाते हैं, द प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट आर स्मॉल। जो प्राइमरी कॉइल थी उसका रेजिस्टेंस काफी कम है, उसमें फ्लो करने वाली करंट भी फिर बहुत ज्यादा कम है। दूसरी बात, सेम फ्लक्स, प्राइमरी में जो फ्लक्स है वही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में हो रहा है, कोई भी फ्लक्स का लीकेज या लॉस नहीं है। एजम्पशन नंबर 2। एजम्पशन नंबर 3, हमारा जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें भी करंट काफी कम है, तो द सेकेंडरी करंट इज ऑल्सो स्मॉल। ये 3 प्राइमरी में कम, रेजिस्टेंस बहुत कम, करंट कम। दूसरी बात, फ्लक्स पूरा प्राइमरी सेकेंडरी बराबर। तीसरा, आउटपुट में भी यानी सेकेंडरी कॉइल में भी करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए। अब आ जाता है अगेन थ्योरी की बात जैसे कर रहे हैं, जो मैंने आपको समझाया था कि ये ईएमएफ कैसे कैसे बना, भी बताया था ना आपको कि ये ट्रांसफार्मर का मामला अगर है, ऐसे बना देते हैं, यहां प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो यहां पर आपने देखा था, ये लिखा मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, समझा चुका हूं आपको। ये देखिए बैक ईएमएफ बन जाएगा प्राइमरी में, क्योंकि फ्लक्स में बदलाव है, तो ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी डिफाई बाई डी। एनपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। ये सेकेंडरी में क्या बना, ES इज इक्वल टू माइनस NS। NS का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। डिफाई बाई dt क्या है, चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बनी इसलिए रहा है कि देयर इज चेंज इन फ्लक्स। चलिए अब कुछ मजेदार बातें हम लोग देखेंगे जो जाननी आवश्यक है, कई बार पढ़ते वक्त ध्यान नहीं देते आप, तो या टीचर साहब ध्यान दिलवाते नहीं या वजह वगैरह वगैरह, यहां देंगे ध्यान। तो यहां पर फाई क्या है, इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। आप जानते हैं कोई बड़ी बात नहीं, इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी एट एनी इंस्टेंट। फाई तो जान गए हम कि ये फ्लक्स है भाई। अब एट एनी इंस्टेंट टाइम t ड्यू टू द करंट इन द प्राइमरी व्हेन वोल्टेज Vp इज अप्लाइड टू इट। अब यहां पर देखिए हमने जो वोल्टेज लगाया था इस प्राइमरी कॉइल पर, वो समझिए Vp लगा के बैठे हैं। ये EP तो अलग है, EP तो बैक ईएमएफ बन रहा है,
सेल्फ इंडक्शन की वजह से, और वीपी जो वोल्टेज हम लगा के बैठे हैं। अब यहां पर देखेंगे आप ईपी और वीपी दोनों बराबर हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो देख लेते हैं, ये इसमें आपका एजम्पशन काम आता है। देखिए, बट ईपी इज इक्वल टू वीपी, ये होना जरूरी है। यहां पर वीपी क्या है, जो मैंने वोल्टेज लगाया है प्राइमरी कॉइल में। ईपी क्या है, जो बैक इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है इन द प्राइमरी कॉइल। पकड़ में आ गई बात, वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट। इफ दिस वर नॉट सो, अगर ऐसा नहीं होता है तो द प्राइमरी करंट वुड बी इनफाइनाइट। अगर ए बराबर ना हुए तो प्राइमरी करंट कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, क्योंकि हमने प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस जीरो माना है। अगर किसी का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो करंट कितनी चली जाएगी, इनफाइनाइट। तो इस वजह से इसको यहां बराबर होना होगा। एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूं जो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, हमने जो ये लीजिए प्राइमरी कॉइल, मजा करेंगे हम लोग। ये प्राइमरी कॉइल वीपी आपने लगाया और इसका विरोध करने के लिए ईपी बन गया, जिसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनता था इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस सेल्फ इंड्यूस्ड कॉइल। बहुत बढ़िया, नेट ईएमएफ इतना हो गया ना। अब प्राइमरी में जो करंट जा रही है उसको I1 लिख दीजिए या IP लिख दीजिए, और इसका रेजिस्टेंस, यही तो है नेट ईएमएफ इन दी प्राइमरी कॉइल। वीपी जो हमने लगाया है, ईपी जो बैक ईएमएफ है उसको घटा रहा है, बट टोटल नेट हो गया वीपी माइनस ईपी इज इक्वल टू करंट इन दी प्राइमरी इनटू रेजिस्टेंस। अब इस भाई साहब को तो तुमने कहा था जीरो लेना है। प्राइमरी कॉइल में असम्पशन ये है कि प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, जीरो के बराबर है। जैसे ही यहां जीरो पुट कर देंगे, ये देखिए वीपी माइनस ईपी बराबर जीरो, तो वीपी बराबर ईपी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे दिमाग में ठुस जाना चाहिए, है ना। और आप समझ भी रहे हैं, पहली वाली लाइन भी एनसीईआरटी की लाइन है, वो भी मैंने पुट की, जिससे आप बातों को पकड़ पाए। भाई आर जीरो कर दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये तो नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसी वजह से जीरो आया। अगर ये जीरो के बराबर नहीं होता, आर जीरो है, तो आईपी कितना चला जाएगा, इनफाइनाइट। समझ गए मेरे ख्याल से आप, ठीक है। तो ये बात हमने पकड़ ली साहब कि वीपी बराबर ईपी होगा। वीपी क्या है, वोल्टेज जो हमने प्राइमरी में लगाया। ईपी क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी प्राइमरी कॉइल, बैक ईएमएफ, दोनों बराबर। बहुत इसी तरीके से देखिए, इफ द सेकेंडरी इज एन ओपन सर्किट, अब जो सेकेंडरी कॉइल है उस पे, ये सेकेंडरी कॉइल है, इस सेकेंडरी कॉइल पे कोई आपने लोड नहीं लगाया है, ओपन है। तो आपको मालूम है, जैसे सेल पढ़ते थे कि अगर करंट फ्लो ही नहीं हो रही, ओपन सर्किट आपने कर रखा है, तो वोल्टेज ईएमएफ बराबर हो जाता है उसमें, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो हो रही है। तो इसमें कोई लोड नहीं डाले हैं, आप समझ लीजिए इसका लोड क्या है, ओपन सर्किट है। तो उस समय जो सेकेंडरी का ईएमएफ है, वो जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बना था, वही इसका वोल्टेज हो जाए, पी लिख दिया, एस लिखना चाहिए था। तो ई एस बराबर वी एस हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, या करंट इन दी सेकेंडरी कॉइल इज वेरी वेरी लो। ये भी एजम्पशन के अंदर बात कही गई है। तो सेकेंडरी कॉइल में आई अगर बहुत ज्यादा कम है, वेरी लिटिल, तो लगभग ईपी ई एस वी एस के बराबर हो जाएगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात और सुंदर बात हम लोगों ने देख ली। अब देखिए कितना आसान हो जाता है जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। अब यहां पर देखिए, मैंने बड़ी मेहनत से सब छापा है, तो आपके लिए कि मजा आए इसको। तो ईपी बराबर वीपी हमने समझा दिया था, माइनस एनपी डिवाइड बाई डी टी, ई एस बराबर वी एस बराबर माइनस एन एस डिवाइड बाई डी टी। इन दोनों का हम ले लेंगे रेशियो। तो यहां से Vs अपॉन Vp कर दो, तो Vs ऊपर Vp नीचे, तो डिफाई बाई dt कट गया, ये Ns अपॉन Np आ गया। Vs क्या है, आउटपुट वोल्टेज, Vp क्या है, इनपुट वोल्टेज, और ये किसके बराबर है, ये नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर है इन सेकेंडरी इन प्राइमरी। तो एक रिलेशन तो ये हम फाइंड कर चुके हैं, देखिए। और ये एक मतलब प्रोपोर्शनल रिलेशन है कि Vs बढ़ने पर Ns बढ़ाना होगा। अगर सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा होने चाहिए, और Vp Np लिखा हुआ है। अगर कम चाहिए वोल्टेज सेकेंडरी हमें, तो Ns की वैल्यू घटा दो। Ns क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। चलिए, इसकी और आई को भी इसमें ठूस लेते हैं, जिससे पूरी बात कंप्लीट हो जाए। अब देखिए, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है 100% एफिशिएंट है, थ्योरेटिकल।
असल में तो 95% बहुत तगड़ी एफिशिएंसी मानी जाती है। तो ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट अगर है तो इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि जो इनपुट पावर है, मैं आई की जगह पूरा ही लिख दूं, हो सकता है कुछ बच्चे घबरा जाएं, बराबर आउटपुट पावर, यहां कहीं लिखा भी है हमने। तो P इनपुट आउटपुट के बराबर, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। और ये P की वैल्यू क्या होती है? P इनपुट, प्राइमरी कॉइल का मामला था तो वोल्टेज इनटू आईपी। P आउटपुट क्या है? हम और आप सब जानते हैं, सेकेंडरी से आउटपुट लेने की चाहत है तो Vs इंटू IS, है कि नहीं? अब दोनों इनपुट आउटपुट बराबर है, दोनों को बराबर रख दिया। अब यहां से आप IP अपॉन IS निकाल लीजिए। तो ये IP अपॉन IS क्या मिला? Vs अपॉन VP। और Vs अपॉन VP पहले से हम देख चुके थे, इसके बराबर है। तो ये पूरा यही फॉर्मूला हमारे हाथ चढ़ गया। ध्यान ये रखिएगा, Vs ऊपर है तो NS ऊपर है, लेकिन IP इसका उल्टा ऊपर है, यानी I और V में उल्टा रिलेशन है। क्यों? क्योंकि पावर इनपुट है बराबर इनपुट आउटपुट, VI बराबर है तो V बढ़ेगा तो I घट जाएगा, I बढ़ेगा तो V घट जाएगा। समझ गए ना मुद्दा? तो यहां पर IP IS ध्यान दे दीजिएगा, IP ऊपर IS नीचे, यहां इसका उल्टा, VS ऊपर VP नीचे, इसी की तरह NS अपॉन NP। बात आप ध्यान दे गए होंगे। और इससे देखिए हमें समझ में आया कि सेकेंडरी वोल्टेज को कैसे हम इंपैक्ट कर सकते हैं, कैसे घटा बढ़ा सकते हैं। दिस इज फॉर्मूला। और ये सेकेंडरी करंट, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या है? NS अपॉन LP इंटू प्राइमरी। अगर इस प्राइमरी को मान लीजिए 220 वोल्ट आ रही है, हमको 500 वोल्ट चाहिए, बढ़ाना है, तो हम NS को बढ़ा देंगे, NP को कम रखेंगे। NP जो भी उससे कहीं ज्यादा NS कर देंगे, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो VS ज्यादा मिल जाएगा। घटाना है तो NS को कम रखेंगे, NP ज्यादा रखेंगे, जिससे घट जाएगा। 220 की जगह 50 चाहिए हमको। इसी तरह करंट का मामला है। बस ध्यान ये रखना कि NS अपॉन NP है, ये उल्टा है, वोल्टेज में सेम चलता है, VS है तो ऊपर ऊपर और IS में उल्टा। तो ये IS में NP अपॉन NS है। अगर करंट आपको प्राइमरी में से बढ़ानी है सेकेंडरी में, तो प्राइमरी में आप ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर दीजिए। तो इस फॉर्मूले से हमें क्लैरिटी मिल गई कि हम वोल्टेज और करंट को इन दी ट्रांसफार्मर घटा बढ़ा सकते हैं। और यही जबरदस्त काम है। लेकिन घटा बढ़ा क्यों पा रहे हैं? इसलिए कि एसी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है वैरिंग करंट होने की वजह से, जिससे फ्लक्स बदलता है। अगर डीसी लगा देंगे तो ट्रांसफार्मर कुछ भी काम बेटा नहीं करेगा, क्योंकि वो चेंजिंग करंट होती नहीं, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, पूरा ड्रामा खत्म। पिक्चर शुरू होने से पहले ही खत्म। बात पकड़ में आ गई होगी बहुत सुंदर तरीके से। अब देखिए, अब क्या है कि हमने ट्रांसफार्मर का लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, जरूरत समझ ली, कंस्ट्रक्शन समझ लिया, थ्योरी समझ ली, फॉर्मूला निकाल डाला। लेकिन इसके बावजूद ट्रांसफार्मर में कई तरह के एनर्जी लॉसेस होते हैं, और वो लॉसेस आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो आखिर ये लॉसेस कहां कहां हो जाते हैं? वरना तो भाई ट्रांसफार्मर P इनपुट अपॉन आउटपुट, P आउटपुट हमको मिल रहा होता, ऐसा नहीं होता, लॉस हो जाता है। कहां कहां लॉस होता है? तो पहला लॉस मिलेगा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब, आपने सुनिएगा मेरी बात, आपने प्राइमरी में तार लपेटे धकाधक, है ना? ये देखिए, ये आपने प्राइमरी में और ये सेकेंडरी में तार लपेटे। तो ये जो तार लपेट रहे हैं ये है कॉपर वायर। अब कॉपर वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा। मान लिया अच्छा कंडक्टर है, बट रेजिस्टेंस तो है ही। इस रेजिस्टेंस की वजह से इसमें आपका हीट लॉस होता है, I² RT। यही आपका कॉपर लॉस बोलते हैं। वो गर्म हो जाएगा वायर ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर, और उसकी वजह से हीट लॉस होने शुरू हो जाएंगे, जिसका नाम दिया गया कॉपर लॉस। बहुत ही देखिए कितना मक्खन टाइप का मामला है। समझ गए आप? दूसरी बात करते हैं एडी करंट लॉस। आपको बताया था कि यहां पर जो सॉफ्ट आयरन अंदर भिड़ाया जाता है, जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, उसको हम ब्लॉक नहीं लेते हैं। ब्लॉक लेंगे तो बहुत एडी करंट बन जाएगी, पावर लॉस हो जाएगा उसमें। तो उसमें हम उनकी स्लाइसेस लेते हैं, पत्तियां लेते हैं, है ना? ई शेप्ड कई बार लेते हैं, इस तरह की पत्ती बनाते हैं, ऐसे करते हुए कई बार। खैर एनीवे, तो ये जो पत्तियां रहती हैं, जो स्लाइसेस रहती हैं, इसलिए कि एडी करंट हम कम कर पाए। फिर भी हम जीरो तो नहीं कर पाते,
इसलिए पावर लॉस वहां भी हो रहा है। भाई सॉफ्ट आयरन लगाने का फायदा कि परमेबिलिटी अच्छी होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स पकड़ के रखेगा, लेकिन दूसरी परेशानी खड़ी हो रही है कि उसके अंदर एडी करंट्स बन रही हैं, है तो कंडक्टर ही, तो ये तो लफड़ा होता है थोड़ा। तो एडी करंट्स में वेस्टेज एनर्जी का पावर लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है। फिर है हिस्टैरिसीस लूप। तो हिस्टैरिसीस लूप का क्या मामला है बेटा? हिस्टैरिसीस लूप में क्या होता है, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से जो सॉफ्ट आयरन है वो एक बार मैग्नेटाइज्ड होता है, फिर डीमैग्नेटाइज्ड होता है, ये साइकिल चलती रहती है। एक बार मैग्नेटाइज्ड होगा और डीमैग्नेटाइज्ड होगा। अगर आप देखेंगे पीछे लेक्चर तो मैं आपको बताया हुआ है कि जब मैग्नेटाइजेशन होता है और डीमैग्नेटाइजेशन होता है तो उसके बीच में एनर्जी लॉस होता है, जिसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। वो एनर्जी लॉस हो जाती है हमारी एक साइकिल के अंदर। एक बार मैग्नेटाइज किया, फिर क्योंकि एसी का करंट का डायरेक्शन बदल रहा है, फिर दूसरे डायरेक्शन में वो मतलब एक तरीके से डीमैग्नेटाइज हो गया, दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चली गई। तो इस वजह से इन वन कंप्लीट साइकिल जहां मैग्नेटाइजेशन होकर डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, इसमें एनर्जी का लॉस होता है। इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस कर्व या हिस्टैरिसीस लूप। ज्यादा जानकारी के लिए पिछला वीडियो आप मतलब पहले के वीडियो देख सकते हैं, वहां मैंने समझाया। फ्लक्स लीकेज, हमने यहां एजम्पशन माना था कि जो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स है पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल से भिड़ा हुआ है, लेकिन असल में तो ऐसा होता नहीं। लीकेज ऑफ फ्लक्स कुछ ना कुछ होता है, तो फ्लक्स लीकेज की वजह से हमारा एनर्जी लॉस हो जाएगा, पूरी एनर्जी तो हम ले ना पाएंगे। तीसरा, हमिंग लॉस। आपने कई बार देखा होगा कि किसी जो घर में लगे हो आपके शहर में, शहर भी नहीं बोलना चाहिए, कॉलोनी में जो ट्रांसफार्मर लगा होगा उसके नीचे कभी खड़े हुई है, नीचे थोड़ा केयरफुल लेके पास में खड़े हुई है, तो आप एक सुनेंगे एक हमिंग साउंड आती है, ऐसे। नहीं सुना तो इस बार जब निकलिएगा बाहर तो थोड़ा सा का अंदाजा लीजिएगा, बराबर आती हुई मिलेगी। तो ये हमिंग लॉस कैसे होता है? मैग्नेटो कंस्ट्रक्शन की वजह से। ये यहां पर बात की जाए तो एक वर्ड याद कर लीजिए, मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन कह लीजिए। तो मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन ये क्या है कि जो कोर इसकी है ये मैग्नेटाइज होती है, मतलब और डीमैग्नेटाइज, तो ये इस कारण से ये इसकी लेंथ बढ़ती है और घटती है हर बार। किसकी? कोर ऑफ ट्रांसफार्मर की, जो सॉफ्ट आयरन लगा रखा है। तो ये पता लगा बढ़ रहा घट रहा, तो इस तरीके से बढ़ता घटता है। तो एक क्लैपिंग जैसी, क्लैपिंग टाइप की तो नहीं, लेकिन ये बढ़ घट रहा है तो ऐसे ऐसे वो आवाज करने लगता है। इसे बोलते हैं हमिंग लॉस। अगर कहीं से आवाज आ रही है तो कोई एनर्जी लेके ही तो आ रही है, वो एनर्जी घट रही है इसकी, वो तो उससे आप आज तक तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं ढूंढ पाए। आवाज आती ही है, आप किसी ट्रांसफार्मर के आजू बाजू खड़े होकर सुन सकते हैं। तो ये क्या है, जिसका कोर है वो लेंथन्स होता है और फिर शॉर्टन्स होता है, क्योंकि मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता रहता है बड़ा छोटा, इससे हमिंग लॉसेज होते हैं। तो ये कई तरह के लॉसेज हैं जो आपको बिल्कुल इसकी हेडिंग जो मैंने मामलात बताए ये पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि आप वहां पूछ लेंगे कोई 3 तरह के लॉस बता दीजिए, तो 5 आप पढ़े हुए हैं, कोई भी चौवा छक्का मार दीजिए। खैर, अगली बात करते हैं हम लोग कि यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है। तो यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर में बहुत जगह यूज होता है। एक तो बिजली जो हमारे यहां पहुंचती पावर स्टेशन से बनता है, लिखा होगा इसमें, पावर स्टेशन पे बिजली बनाई जाती है और 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। तो ये बिना ट्रांसफार्मर के पॉसिबल नहीं है। हम लोग अभी समझेंगे, पावर स्टेशन के पास में वी बहुत हाई कर देते हैं, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं, 1,32,000 वोल्ट पर हम छोड़ते हैं बिजली वहां से, जिससे पावर लॉस हमारा कम हो, हमारे घर तक, फिर घर कॉलोनी के बाहर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है। तो ये बिना ट्रांसफार्मर के हमारे घर तक बिजली नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी बात, रेडियो है, रिसीवर्स हैं, टेलीफोन्स हैं, इन जगह लाउड स्पीकर्स हैं, सारी जगह आपको क्या मिल रहा है, ट्रांसफार्मर्स के बिना काम नहीं चलेगा। इन वोल्टेज रेगुलेटर्स फॉर टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशन, आपके यहाँ एसी लगा होगा, फ्रिज लगा होगा, उसमें देखिए वोल्टेज रेगुलेटर्स आते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर रहते हैं। अब तो कई जगह ऐसे आ गए जो ये बोलते हैं कि हमारा फ्रिज इसके अंदर ही वोल्टेज रेगुलेटर लगा है, आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, एसी में भी लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो कई लोग लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते। हमारे
ये जो एसी चल रहा है इसमें नहीं लगा हुआ है, बाकी घर में जो एसी लगे वहां पर लगा हुआ है, तो ये मन में डर बना रहता है कि कहीं ज्यादा वोल्टेज या कम आ जाए तो एसी दग ना जाए। खैर एनीवे, लगाना बेहतर होगा सेफ्टी डिवाइस की तरह। स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई कहीं चाहिए। कई लोग पूरे घर में फ्लक्चुएशंस जब होते हैं, आपने देखा नहीं देखा मालूम नहीं, कई जगह कई कॉलोनीज में पता लगा रात को गर्मियों में वोल्टेज बहुत कम आता है, एसी नहीं चल पा रहा उनका या ठीक से काम नहीं कर पा रहे अप्लायंस, तो बड़ा वाला स्टेबलाइजर लगवा लेते पूरे घर के लिए। आपको अंदाजा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, वो पूरे घर को का वोल्टेज बढ़ा देता है, बढ़ाने का मतलब 220 230 कर देता है, कम आ रहा वोल्टेज तो वो घर में आपको सही वोल्टेज मिलेगा, जिससे सारे अप्लायंस बेहतर अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आपको डिलीवर कर पाएंगे, है ना। तो ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज करंट फॉर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, एंड इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाए। वेल्डिंग का मतलब वो लोहा जोड़ते हैं जो लोग ना, वो देखेंगे चिंगारी निकलती रहती, वेल्डिंग जानते होंगे, वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। हाई करंट को भेजकर गल जाता है मेटल, और चिपका देते हैं, जोड़ देते हैं मतलब। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे के लिए। स्टेप अप एक्सरे मशीन, या कभी जरूरत पड़ी हो तो पूरी लाइफ साइकिल में कभी ना कभी एक्सरे कराना पड़ जाता है कि हड्डी ना टूटी हो, कोई और मर्ज ना हो, चेस्ट का एक्सरे हो सकता है, कई लोग को स्टोन की दिक्कत की शिकायत हो सकती है, उसके लिए भी आपको एक्सरे कराना पड़ सकता है, तो वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है हाई वोल्टेज पे। फिर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मैंने आपको बताया था, जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर, पावर स्टेशन पे स्टेप अप, हमारे कॉलोनी के पास में स्टेप डाउन, तो यहां भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। अब जो सबसे अगली बात कि हम लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, यानी पावर स्टेशन हमारे घर से 500 किलोमीटर दूर है, वहां पर जो हम बिजली बना रहे हैं वो हमारे घर तक अगर भेजनी है, भाई उसका इस्तेमाल करना है सभी देशवासियों को, तो वो इस्तेमाल करने में ऑब्स्टेकल्स क्या हैं कि अगर ट्रांसफार्मर ना ध्यान दें, हम सोचे लाओ ऐसे ही भेज दें, तो मामला क्या है, क्या क्या दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, वो देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस अगर डायरेक्ट भेजें करंट तो पहली दिक्कत होती है लार्ज लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन केबल्स। भाई 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक की केबल पड़ी हुई है, उसमें जब आप करंट को या भेजेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं I²RT, लंबा वायर है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। भाई इतना 300 किलोमीटर लंबा वायर छोटे मजाक थोड़ी है, 500 किलोमीटर लंबा वायर, तो वहां पर लंबाई से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस है तो I²RT का क्या हो जाएगा, इतना लॉस होगा कि वो 10-20 किलोमीटर के चलने के बाद ही एनर्जी खत्म हो जाएगी, हमारे घर तक 300 किलोमीटर तो पहुंचेगी ही नहीं। एक ये डिसएडवांटेजेस हो गया बेटा। दूसरा, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप, अगर हमने लार्ज वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि हमारा IR है ना, तो I इंटू R जब करेंगे आप तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आगे एनर्जी प्रोसीड नहीं कर पाएगी। भाई कम वोल्टेज पे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप तार पे ही हो गया तो हमारे घर तक तो कोई वोल्टेज पहुंचा नहीं। Hence the voltage at the receiving station will be मच स्मॉलर। हमारी कॉलोनी में समझ लीजिए कोई स्टेशन बना है तो वहां पर वोल्टेज ही इतना कम आएगा कि वो कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। तीसरी बात, टू कैरी लार्ज करंट, अगर हम ज्यादा करंट भेजने की बात समझें और रेजिस्टेंस को कम करना चाहें कि भाई हम ऐसा करते हैं जो केबल बिछाया है 300 किलोमीटर लंबा, उसका रेजिस्टेंस कम कर दें और ज्यादा करंट भेजें, तो भी देखिए यहां पर दो दिक्कतें, एक तो I बढ़ाया आपने I², तब भी एनर्जी लॉस होगा ज्यादा करंट पर, तो ज्यादा करंट पे सप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, एनर्जी लॉस ज्यादा है। और रेजिस्टेंस कम करने के चक्कर में आपको जो तार है वो मोटे लगाने पड़ेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, लेंथ तो कम नहीं कर सकते हैं, घर तो 300 किलोमीटर दूरी है, तो उसकी जब आप क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चा बढ़ने से वो चीजें संभालने लायक नहीं रहती, फीजिबल नहीं होती। और आपको हमारे हिंदुस्तान की तो कुछ अलग ही रणनीति रहती है, अब आपकी कॉलोनी में क्या होता नहीं होता मालूम नहीं, हमारी कॉलोनी में तो पार्क अगर लगा है और पार्क की वो लगे होते हैं साइड में रेलिंग, तो कई लोग रेलिंग उखाड़ के चुरा ले जाते हैं, होंगे कुछ नशेबाज, लेकिन वो गायब हो जाती है। तो यहां पर तो रेलिंग गायब हो जाती है, उनको लगा कि तार उखाड़ के बेच सकते हैं तो तार ही उखाड़ ले जाएगा। ये सब होता है और हर जगह, कोई ऐसा नहीं कि किसी विशेष शहर में है, पूरी कहानी ऐसी है। आपका कुछ भी काट पीट के लोहा लक्कड़ ले जाके बेच देंगे, वो गड़बड़ लोग रहते हैं, गलत लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा अब जो है वो है, इसको रोका
अभी तक नहीं जा पाया है। तो ये भी मामला चलता रहता है। तो एक तो आप मोटे मोटे तार लगाओ, उसमें गवर्नमेंट पैसा लगाए, फिर वो चोरी हो जाए, ना संभाल पाए, तो खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा, चोरी भी हो जाएगी, और साथ में आई ज्यादा भेजनी पड़ेगी आपको, तो पावर लॉस तो बना ही रहेगा, एनर्जी लॉस। तो ये तीन मेजर एडवांटेज हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से पावर लॉस, वोल्टेज ड्रॉप तार पे ज्यादा, तो वोल्टेज जो स्टेशंस हैं, रिसीविंग स्टेशंस, उन पे पहुंच ही नहीं पाएगा प्रॉपर, और तीसरा मामला जो आपने देखा कि मोटे तार लगाना फिजिबल नहीं है, और करंट तो आप बढ़ा ही रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं उसके लिए? अब आता है सुपर हीरो, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। अब ये हमारी कहानी सेट कर देता है। सेट कैसे करता है बेटा? कि देखिए यहां पर अगर हमने ये माना कि पीवाई इज द पावर, इनपुट पावर और आउटपुट पावर अगर हमें बराबर रखनी है, मतलब फॉर ए गिवन पावर ये फिक्स कर दिया, इन दोनों में दो ऑप्शन है पावर बढ़ाने के, एक हम करंट को बढ़ा सकते हैं, एक वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही करंट आप बढ़ाएंगे, आप देखेंगे एनर्जी लॉस आपका तारों में बढ़ जाएगा, I²RT। तो आप पावर हमारे पास अगर गिवन है और ज्यादा करंट भेजकर उस पावर को प्राप्त करना चाहते हैं, वी को कम करना चाहते हैं, उस दशा में क्या होगा? करंट ज्यादा होने की वजह से एनर्जी लॉस ड्यू टू हीट इन वायर्स विल बी मच हायर, आपका काम नहीं बनेगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि वी को हम हाई कर दें, और इसकी अपेक्षा जब वी हाई फॉर ए गिवन पावर वी बढ़ेगा तो आई कम हो जाएगा। इस ऑप्शन को हम पकड़ते हैं कि ज्यादा वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं, जिससे करंट कम रहती है, तो जो केबल वायर्स पड़े हुए हैं, ट्रांसमिशन केबल्स, उनमें एनर्जी लॉस कम होता है। और वी बढ़ाने के लिए कौन बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो हम लोग पावर स्टेशन के पास में एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो इसके वोल्टेज को 1,32,000 वोल्ट तक स्टेप अप कर देता। वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा वोल्टेज बहुत ज्यादा, तो फॉर ए गिवन पावर आई विल बी वेरी लेस, करंट बहुत कम होती है। 1,32,000 का वोल्टेज स्टेप अप करके ये ग्रिड को भेज दिया जाता है। आपने सुना होगा ग्रिड लगे हो, ग्रिड कभी बिजली जाती तो कहते ग्रिड फेल हो गया, 4 घंटे लग जाएंगे या पूरा दिन ना लग जाओगे कहीं। तो ग्रिडों को बिजली जाती है जो करीबन 33,000 वोल्ट तक रहती है। अब वो ग्रिड के बाद वो एरिया में सप्लाई की जाती तो 11,000 वोल्टेज पे सप्लाई चली जाती है। आपने देखा होगा अगर आपकी कॉलोनी में ऊपर बहुत ऊंचे वाले खंभों पे वायर जाते हैं तो 11,000 वोल्ट की सप्लाई जाती हुई दिखेगी नॉर्मली। वेरी हाई टेंशन वायर्स बोलते हैं, जरा सा कोई छू दे उड़ जाए। 11,000 वोल्ट, तो 11,000 वोल्ट की सप्लाई आपकी कॉलोनी में आती है। फिर वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, जिससे 11,000 वोल्ट को हम लोग घटाकर घरों के लिए 220, 230, 240 वोल्ट की सप्लाई जनरेट करते हैं। तो यहां पर समझने की बात क्या है कि हम लोग की जरूरत यह है कि ज्यादा वोल्टेज पे ट्रांसमिशन हो, जिससे हमारा एनर्जी लॉस कम हो, क्योंकि फॉर ए गिवन पावर इफ V इज हाई देन I इज लेस। I लेस होने की वजह से एनर्जी लॉस इन द ट्रांसमिशन केबल्स विल बी मच लेस। अब हमें वोल्टेज बढ़ाना है पावर स्टेशन के पास, तो स्टेप अप यूज करना पड़ेगा, और फिर कॉलोनी के पास स्टेप डाउन करना है कि यूज करने लायक वोल्टेज मिले, तो स्टेप डाउन करना पड़ेगा। यहां रोल आ जाता है ट्रांसफॉर्मर्स का। ये पूरी कहानी थी ट्रांसफॉर्मर्स की। हर चीज हमने पढ़ ली, हर चीज। अब इसके 2-4 न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं, काहे को रह जाएं। आइए समझते हैं और न्यूमेरिकल भिड़ा लेते हैं। तो चलिए, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर विच स्टेप्स डाउन मतलब 200 वोल्टेज कम करेगा, 220 से 22 वोल्ट कर दे रहे हैं महाशय। टू ऑपरेट डिवाइस विथ एन इंपीडेंस ऑफ 220 वोल्ट। इंपीडेंस कितना है? 220। तो ये 220 ओम का लोड लगा रहे हो आप। सेकेंडरी में लोड लगाते हो, कुछ आपको ज्ञान देने के लिए। ये प्राइमरी और स्टेप डाउन है तो और कम सर इसमें बढ़ा दिया सपोज। कम चक्कर कराया इसमें। प्राइमरी सेकेंडरी लोड तो यही लगाओगे लोड। तो लोड का मतलब ये जो इंपीडेंस 220 वोल्ट है, तो इन द सेकेंडरी हमारी करंट कितनी हो जाएगी बेटा? ES अपॉन ZS। ES कितना था? 22 वोल्ट यहां निकाल रहे हो,
ये 22 वोल्ट है। यहां पर आप ES की जगह VSC लिख दें, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो ये रहा 22 वोल्ट बेटा, और नीचे रहा 220 ओम। तो सेकेंडरी में करंट कितनी आई? 0.1 एम्पियर। आंसर नहीं है, सॉरी, ये तो अभी निकाला है आपने। सेकेंडरी इसमें कितनी करंट है ये निकाली आपने। अब आप जानते हैं कि एनर्जी लॉस अगर नहीं होता तो P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट। P इनपुट आउटपुट मतलब P IP इज इक्वल टू V सेकेंडरी I सेकेंडरी। तो अगर मैं IP निकालूं जो कि इन्होंने पूछा है, तो क्या हो जाएगा? VS अपॉन VP इंटू IS। तो VS कितना रहा सेकेंडरी का? 22 वोल्ट। IS कितना रहा? 0.1 बेटा। और VP कितना रहा? 220 वोल्ट। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0.01 एम्पियर आपका आंसर है, जो कि करंट इन दी प्राइमरी कॉइल है। इस तरीके से देखिए, एक एक चीज दिखती है जब आप करते हो, मन की शांति हो जाती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कर लीजिए और अगला सवाल करेंगे। खैर, अगले सवाल को करते हैं हम लोग। ये देखिए, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर कहने का मतलब है 100% एफिशिएंट, P इनपुट बराबर P आउटपुट। जब तक ना बोला जाए हम लोग यही मानते हैं कि 100% एफिशिएंट है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर 200 एंड 1000। तो प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हैं आपके 200, और बेटा सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हैं 1000। इफ द पावर इनपुट टू द प्राइमरी इज 10 किलोवाट, पावर इनपुट की बात कर रहे हैं, ये आपका है 10 किलोवाट, और एट 200 वोल्ट की भी बात कर रहे हैं, तो VP यहां VI लिख देते हैं 200 वोल्ट। कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज, ये इसे मैं इनपुट ही चलो लिखता हूं, ये इनपुट का मतलब हो गया प्राइमरी वोल्टेज, समझ पाए होंगे। तो आउटपुट वोल्टेज के लिए, आउटपुट वोल्टेज का मतलब हो गया हमें VS निकालना है। तो VS की वैल्यू हम फॉर्मूला जानते हैं। VS की वैल्यू क्या है? इसी की तर्ज पर, यानी NS अपॉन N1, N1 की जगह NP, और यहां पर प्राइमरी। तो NS हो गया 1000 अपॉन NP 200, और VP कितना था? 200। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1000 वोल्ट। ये पहले वाले का देखिए बेटा आंसर हो गया। दूसरा, करंट इन प्राइमरी। तो करंट में भी पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर है, इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर, यानी I1 की वैल्यू अगर मैं इन प्राइमरी कॉइल की बात करूं IP, तो वो कितनी हो जाएगी? P प्राइमरी इनपुट मतलब अपॉन V प्राइमरी। P इज इक्वल टू VI होता है ना, एक पहले लिख दूं मेरे ख्याल से काहे को। V क्या था? V इनपुट बराबर प्राइमरी कॉइल और VI प्राइमरी कॉइल। हमें IP निकालना है, तो P इनपुट अपॉन VP। P इनपुट कितना है? 10,000। 1 किलोवाट लिखा है ना, तो इसको आपने 1 किलोवाट 10 किलोवाट लिखा है, तो 3 जीरो लग गए। और VP कितना था? VP 2 कहाँ गया? VP अभी 200 था। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 50 एम्पियर। ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको भी नोट करिए। अगला एक सवाल और बनाते हैं, बहुत आराम से इसको कर पाएंगे, वेरी इजी, और कोई भी इशू खड़ा नहीं हो सकता। इतनी क्लैरिटी कम समय में पूरी डिटेलिंग आपको की है मैंने, है ना, इसीलिए कि लेक्चर तंदुरुस्त रहे और आपको सुपर फायदा रहे। खैर, आज का आखिरी सवाल, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज टू रिड्यूस द मेन सप्लाई। स्टेप डाउन है तो 220 वोल्ट को 11 वोल्ट में चेंज कर रहा है, कम कर रहा है। इफ द प्राइमरी ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की प्राइमरी कॉइल
करंट पकड़ती है, और सेकेंडरी का भी लिखा है 90 एम्पियर। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर? तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है इनपुट पावर, पावर इनपुट अपॉन पावर आउटपुट, और इंटू 100 भी कर सकते हैं परसेंटेज के लिए। ठीक, तो देखते हैं पावर इनपुट कितनी है। पावर इनपुट वो है वीपी इंटू आईपी। वीपी कितना है? 220 वोल्ट, और यहां पे करंट कितनी थी? 5 एम्पियर, तो ये 1100 वॉट। पावर आउटपुट, आउटपुट वीएस इंटू आईएस। वीएस कितना है? 11 वोल्ट, करंट थी 90 एम्पियर, वैल्यू आ गई 990 वॉट। तो एफिशिएंसी क्या रही? पी इनपुट, पी आउटपुट, गलत लिख दिया फॉर्मूला ही, आउटपुट ऊपर रहता है बेटा, पी आउटपुट, और ये पी इनपुट। तो पी आउटपुट, पावर आउटपुट हुआ 990 अपॉन 1100, वैल्यू इंटू 100, तो ये आ गया 990 अपॉन 11, तो ये 90 आ गया, यानी 90%। ये देखिए इस तरह से आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से सवाल हो रहे हैं, मक्खन नुमा, कोई परेशानी नहीं आएगी। किसी भी तरह का आपसे सवाल पूछा जाए, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हो, अंदर की बात हो, बाहर की बात हो, न्यूमेरिकल हो, सब कर लेंगे आप। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, आपको लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।